ऑडियो 4 शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। लेखक ब्रह्म वर्चस्व। तृतीय अध्याय मूल धातु यानी टिश्यूज। धातु शब्द धा धारण पोषणीय हो धातु से निष्पन्न हुआ है। इससे धातु का कर्म धारण और पोषण सिद्ध होता है। आहार रस से इनका उत्तरोत्तर पोषण भी होता रहता है। अतः पाश्य और पोषक रूप में भी इनका विभाग किया गया है। आधुनिक विज्ञान में समान आकार तथा कार्य वाले कोषाणुओं के अंग निर्मापक एवं धारक समुदाय को मूल धातु यानी टिश्यू कहते हैं। ये धारक एवं पाश्य धातु हैं। ये 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। 1 आवरक यानी एपिथेलियल, 2 संयोजक कनेक्टिव, 3 कठिन स्क्लेरोस्केलेटल, 4 पेशी मस्कुलर, 5 नाड़ी नर्व्स। आवरक मूल धातु। कार्य इसका शरीर के बाह्य एवं आभ्यंतर पृष्ठों को आच्छादित कर उनकी रक्षा करना है। अधिष्ठान। 1 त्वचा का बाह्य स्तर। इसका कार्य त्वचा को आघात से बचाना है। 2 श्वास प्रणाली, नासिका और मुख कुहर के अंतःपृष्ठ। यहाँ इसका कार्य तापक्रम को समान रखना तथा निरंतर संस्राव के द्वारा सारे पृष्ठ को आर्द्र रखना है। 3 पाचन प्रणाली, आमाशय, अन्न, गुदा इत्यादि का अंतःपृष्ठ। यहाँ उसका कार्य पाचक रसों को बनाना तथा आहार रस का शोषण है। 4 शरीर की स्नेहिक गुहाएं। यहाँ उनका कार्य अपने स्निग्ध संस्राव द्वारा कला के पृष्ठों को आर्द्र और स्निग्ध रखना है। 5 जननेंद्रियों और मूत्र मार्ग का अंतःपृष्ठ। 6 शरीर की सब ग्रंथियों और उनकी नलिकाओं का अंतःपृष्ठ। 7 रक्त तथा रसवाहिनी नलिकाओं का अंतःपृष्ठ। 8 मस्तिष्क के कोष्ठों की भीतरी आवरण। 9 सुषुम्ना की मध्य नलिका और उसका अंतस्तर। 10 ज्ञानेंद्रियों के अंतिम सूक्ष्म भाग। संयोजक मूल धातु कनेक्टिव टिश्यूज। इस मूल धातु का कार्य विभिन्न मूल धातुओं एवं भागों को परस्पर जोड़ना है। इसमें कोशांतरिक पदार्थ अधिक होता है। इसमें भूमि वास्तु यानी ग्राउंड सब्सटेंस और सूत्रों यानी फाइबर्स की अधिकता होती है। कोशाणु दूर दूर तक होते हैं। भूमि पदार्थ मधु के सुदृश अर्धद्रव होता है। कोशांतरिक पदार्थों में भिन्न भिन्न अवयवों के आधिक्य से इनके आकार में बहुत भिन्नता है। तदनुसार ही उनके गुणकर्म में भी अंतर होता है। संयोजक धातु के 6 प्रकार के कोषाणु होते हैं। 1 सूत्रयोनि यानी फाइब्रोब्लास्ट, 2 भक्षक कोषाणु हिस्ट्रियोसाइट्स, 3 रस कोषाणु प्लाज्मा सेल, 4 शीर्षक कोषाणु मास्टर सेल, 5 मेद कोषाणु फैट सेल, 6 रंग कोषाणु पिगमेंट सेल। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। 1 श्वेत सूत्र व्हाइट फाइबर्स, 2 जालक सूत्र रेक्टिकुलर फाइबर्स, 3 पीत स्थिति स्थापक सूत्र रेक्टिकुलर फाइबर्स। संयोजक मूल धातु 7 प्रकार का होता है। पहला श्लेष्माभ यानी मकाइड, 2 श्वेतस्तात्रिक यानी हाइट फाइबर्स, 3 पित्त स्थिति स्थापक येलो वेलेस्टिक, 4 अवकाशी एरोल, 5वां मेदस एडिपोस, 6 जालकीय रेटिक्युलर, 7 नाड़ीबंध न्यूरोप्लिया। कठिन मूल धातु। इस मूल धातु का विशिष्ट गुण काठिन्य है जो शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होता है। इसमें अस्थि और तरुणास्थि का समावेश होता है। तरुणास्थि कार्टिलेज
इस धातु में रक्त का संचार नहीं होता तथा कोशांतरिक पदार्थ अत्यंत सघन और सूत्र रहित रहता है। शरीर के अनेक भागों, संधियों, वक्ष, श्वास नलिका, नासिका और नेत्र में यह पाई जाती है। भ्रूणावस्था में कंकाल तरुणास्थियों का बना होता है, जो क्रमशः अस्थि में परिणत हो जाती है। प्रकार। रचना के अनुसार इसके 4 प्रकार है। एक कोशमय सेल्यूलर, दूसरा शुभ ह्यालिन, तीसरा श्वेत स्तोत्रिक व्हाइट फाइब्रेगो कार्टिलेज, चौथा पित्तस्तोत्रिक येलो फाइब्रो कार्टिकुलर। स्थिति के अनुसार भी इसके भेद किए गए हैं, यथा एक सांधिक आर्टिक्यूलर, दूसरा संधिकांतरिक इंटरआर्टिक्यूलर, तीसरा पशुवीर्य कोस्टल, चौथा कलावत मेम्ब्रेन फ्लोम। तरुणास्थियों में रक्त नलिकाएं और नाड़ियां। तरुणास्थियों में रक्तवाहिनियों और नाड़ियों का अभाव रहता है। इनका पोषण पार्श्ववर्ती धातुओं, विशेषतः अस्थि से होता है। अस्थि स्वरूप। अस्थि कठिन और दृढ़ होती है, किंतु उसमें कुछ स्थितिस्थापकता भी होती है। उसके भीतर मज्जा भरी रहती है और अस्थियों के पोषण के लिए रक्त नालिकाएं भी होती है। वर्ण। अस्थि का वर्ण बाहर की ओर श्वेत होता है, जिसमें नीले और गुलाबी रंग की आभा मिली रहती है। काटने पर वह भीतर से गहरी लाल दिखाई देती है। रासायनिक संगठन। 1 कार्बनिक पदार्थ 1/3, 2 अकार्बनिक पदार्थ 2/3। मज्जा। अस्थि के भीतर लंबी नलिकाओं, सुषिर, धातुओं के छिद्रों तथा हवर्षीय नलिकाओं में मज्जा भरी रहती है। लंबी नलिकाओं में पीतवर्ण की मज्जा होती है, जिसमें अधिकांश वसा होती है। सुषिर अस्थि में रक्तवर्ण की मज्जा होती है, जिसमें वसा की अत्यल्प मात्रा होती है। यह मज्जा रक्त को उत्पन्न करने का विशेष अंग है, अतः इसमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रक्त उपस्थिति देखी जा सकती है। अस्थि के कार्य। अस्थि के निम्नलिखित कार्य है। 1 शरीर के अंगों को आश्रय देना, 2 संधियों की गति का आधार, 3 मांसपेशियों का आधार, चौथा शरीर की आकृति का धारक। मांस धातु मस्कुलर टिश्यू। मांस धातु की शरीर धारक विशिष्ट रचनाओं को पेशी कहते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे वसर और प्रावरणी से आच्छादित मांसपेशियों का स्तर होता है। यह धातु लाल वर्ण के लंबे सूत्रों के गुच्छों से बना होता है, जिनमें संकोच का गुण होता है तथा जो बाहर की ओर संयोजक धातु द्वारा परस्पर आबद्ध होते हैं। क्रिया विज्ञान की दृष्टि से पेशियां 2 प्रकार की होती हैं। 1 स्वतंत्र इनवॉल्यूंटरी, 2 परतंत्र वॉल्यूंटरी। सूक्ष्म रचना की दृष्टि से पेशियां 3 प्रकार की होती है। 1 रेखांकित स्ट्रिएटेड, 2 अरेखांकित अनस्ट्रिएटेड या स्वच्छ प्लेन, तीसरा हार्दिक कार्डियक। मांस धातु का कार्य। मांस धातु का कार्य शरीर में गति उत्पन्न करना है। शरीर में जितनी चेष्टाएं होती है वे पेशियों के आधार पर ही होती है। नाड़ी धातु नर्वस टिश्यू। सूक्ष्म दृष्टि से नाड़ी के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 1 नाड़ी कोशाणु नर्व सेल्स, 2 नाड़ी सूत्र नर्व फाइबर्स, 3 नाड्याधार कोशाणु नर्व ग्लिया, 4 नाड्याधार सूत्र न्यूरोग्लिया फाइब्रिलेट्स। नाड़ी कोशाणु नाड़ी धातु के विशिष्ट अवयव है, जो मस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्षक तथा सुषुम्ना कांड के धूसर भाग में एकत्र पाए जाते हैं। नाड़ियों पर जो गंड होते हैं उनमें भी कुछ कोशाणु पाए जाते हैं। इन कोशाणुओं से निकलने वाले लंबे लंबे प्रसर भागों को नाड़ी सूत्र कहते हैं। मस्तिष्क और सुषुम्ना का श्वेत भाग विशेषतः इन्हीं का बना हुआ है। नाड्याधार वस्तु केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्षक में नाड़ी कोशाणुओं के बीच स्थित पाई जाती है।
आयुर्वेदिक दृष्टि से नाड़ी वात वह स्तोत्र है। चारोक्तक वात कलाकलीय अध्याय में निर्दिष्ट वात के नाड़ी कार्यों पर प्रकाश पड़ सकता है। यथा वायुस्तंत्र यंत्रधरः कर्ता गर्भाकृतीनां आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यभूतो भवत्यः कुपितः। चरक सूत्र 12वां। नाड़ी। एक सामान्य नाड़ी अनेक नाड़ी सूत्र गुच्छों से बनती है। नाड़ी का सबसे बाहरी आवरण बहिसूत्रावरण एपिन्यूरियम, गुच्छों के ऊपर का आवरण परिसूत्रावरण तथा गुच्छागत प्रत्येक आवरण अतः सूत्रावरण एंडोन्यूरियम कहलाता है। नाड़ी संधि सिनेप्स, दो नाड्याणुओं पर परस्पर संधि को नाड़ी संधि कहते हैं। नाड़ी की क्रियाओं में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। ताप विज्ञानीय परिचय थर्मोडायनामिक्स, शक्ति विनिमय से संबंध विज्ञान ताप विज्ञान कहलाता है। प्रस्तुत प्रकरण में सजीव मूल धातुओं के विषय में प्रत्युक्त ताप विज्ञान के कुछ नियमों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। प्रथम नियम। पहला नियम शक्ति अभिरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। इसका अर्थ है कि कोई शक्ति न तो उत्पन्न हो सकती है और न विनिष्ट, उसका केवल रूपांतर मात्र होता है। उदाहरण के लिए हृदय स्पंदन के समय संचित रासायनिक शक्ति यांत्रिक शक्ति तथा ताप शक्ति में परिणत होती है। रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्मुक्त शक्ति यांत्रिक शक्ति तथा ताप शक्ति के समान होगी। उन्मुक्त शक्ति कार्य करने में उपयुक्त होती है। जब कोई काम किया जाता है तब उसमें कुछ शक्ति क्षीण होती है और यह ताप के रूप में प्रकट होती है। यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया से उन्मुक्त शक्ति का क्षय होता है तो उसे बहिर्मुखी और जब इसमें वृद्धि होती है तो उसे अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी प्रतिक्रिया से ताप अधिक उत्पन्न होता है, उन्मुक्त शक्ति कम होती है। इसके विपरीत अंतर्मुखी प्रतिक्रिया से ताप कम उत्पन्न होता है तथा कार्य के लिए उन्मुक्त शक्ति अधिक उपलब्ध होती है। उदाहरणार्थ ग्लूकोज के ओषजनी भवन में अधिक ताप उत्पन्न होता है, फलतः उन्मुक्त शक्ति कम होती है, अतः यह प्रक्रिया बहिर्मुखी है। द्वितीय नियम। शारीरिक संस्थान में परिवर्तनों से ताप की उत्पत्ति होती है। किसी संस्थान में अंतर्मुखी प्रक्रियाओं के साथ साथ बहिर्मुखी प्रक्रियाएं भी चलती रहती है, क्योंकि अंतर्मुखी प्रक्रियाओं के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्मुखी प्रक्रियाएं घड़ी में चाबी देने के समान है, जिसमें बाह्य शक्ति का उपयोग होता है। बहिर्मुखी प्रतिक्रियाएं उसके बाद अपने आप घड़ी चलते रहने के समान है। धातु पाक की प्रक्रियाओं में इन नियमों का उपयोग महत्वपूर्ण है। प्राणियों के शरीर में शक्ति आहार द्रव्यों से प्राप्त होती है। इसके ओषजनी भवन से ताप की उत्पत्ति होती है, अतः ये प्रक्रियाएं बहिर्मुखी है। प्रक्रियाएं विभिन्न किण्व तत्वों तथा सह किण्व तत्वों की सहायता से होती है, क्योंकि आहार द्रव्य स्वतः सौम्य है और इनका ज्वलन सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। दूसरी ओर शरीर में धातु निर्माण प्रक्रिया होती रहती है, जो अंतर्मुखी है। यह तभी संभव है जबकि बाह्य शक्ति प्राप्त होती रहे। यह शक्ति बहिर्मुखी प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी दोनों प्रक्रियाओं के समन्वयात संचालन से धातु पाक की क्रियाएं स्वाभाविक रूप में होती रहती है। उच्च प्राणियों के लिए आहार द्रव्य शक्ति के एकमात्र साधन है, अतः आहार द्रव्य ऐसे रासायनिक यौगिक होने चाहिए जो उन्मुक्त शक्ति की आपूर्ति कर सके। सहशक्ति आहार द्रव्यों के कार्बन द्विओषित जल तथा अन्य मलों के रूप में परिणत होने से उपलब्ध होती है। ऐसे यौगिक मांस तत्व, स्नेह तथा शाक तत्व हैं।
यह वनस्पतियों में संघटित होते हैं, जिसमें सूर्य शक्ति उपयोगी होती है। इसे रश्मि संघटक यानी फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। प्राधियों की शक्ति का मूल स्रोत सूर्य रश्मि ही है।